हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेपरेशन प्रोसेस पढ़े थे 4 कि जिनके थ्रू हमने क्या सेपरेट किए थे, मिक्सचर से कंपोनेंट सेपरेट किए थे। चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आज भी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, 4 सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम क्रोमेटोग्राफी। सॉरी, वैसे फिफ्थ नहीं है, फिफ्थ प्रोसेस जिसमें क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से देखो कैसे सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में एक पेपर होता है, उसको बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी पेपर। ठीक है, इसमें एक यहाँ पे लाइन बनी होती है। अब हमें, हाँ, पहले तो ये काम कैसे करता है कि इसमें मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, इन सब का अलग अलग मूवमेंट होता है, डिफरेंट मूवमेंट होता है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या रखा, एक मिक्सचर की एक ड्रॉप डाल दी। ठीक है, तो जिसका जितना कलर का मूवमेंट होगा वो उतनी उतनी ज़्यादा दूर तक जा के रुकेगा। मान लेते हैं यहाँ तक रेड कलर का मूवमेंट था, यहाँ तक ब्लू का था, यहाँ ग्रीन का था, तो ये जहाँ जहाँ पे लाइन खींच रहे हैं वहाँ वहाँ तक वही कलर मूव करेगा। तो इन कलर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है। सारे कंपोनेंट अलग अलग कलर के होते हैं तो वो अलग किए जा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब चलो इसके बारे में लिखते हैं। इन दिस प्रोसेस different type of components are separated due to differential movement in solvent। सॉल्वेंट के अंदर उनकी क्या होती है, डिफरेंट मूव करते हैं, तो हम इनको अलग कर सकते हैं। अब ये इसका एग्जांपल, ये कहाँ, इसकी एप्लीकेशन मानो। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, कलर्स ऑफ डाई के अंदर तुम्हें क्या लगता है कि डाई ब्लैक कलर की होती है या ब्लू कलर की ही होती है? नहीं, डाई में अलग अलग कलर होते हैं, जिसको हम कैसे इस प्रोसेस के थ्रू अलग करेंगे। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है, इसके अंदर हम लेते हैं एक बीकर। ठीक है, यहाँ पे एक ये होल्डर जिस पे हम क्या लटकाएंगे, क्रोमेटोग्राफी पेपर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या डाला है, ये जो डाई की एक बूंद यहाँ डाल दी और यहाँ प्रेजेंट है सॉल्वेंट। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला पेपर इस सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है, यहाँ से ये कलर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ तक रेड, यहाँ येलो और ग्रीन, ये डिफरेंट टाइप से मूव करते हैं। अब
ये मैंने लिखा ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को कैसे हटा सकते हैं, या पता कैसे चलता है कि ब्लड में ड्रग्स प्रेजेंट है या नहीं है। हमने डाली इधर एक ब्लड की ड्रॉप, ठीक है। अब ये ब्लड की जो ड्रॉप है वो रेड कलर अगर कम दूर तक यहाँ तक ही मूव कर रहा है तो ये ब्लड में कोई ड्रग नहीं होती है। और ये अगर ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, आगे तक जा रहा है, तो इस ब्लड में क्या है, ड्रग्स प्रेजेंट है, ड्रग्स एब्सेंट और ड्रग्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम ऐसे इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैसे काम करता है और कैसे इससे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस टू और मोर देन टू components या टू और मोर देन टू लिक्विड्स, miscible liquids can be separated from this process having different boiling point। इससे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसके क्या होना चाहिए, सबका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अब ये काम कैसे करेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसीटोन इन वाटर, कि अब इन दोनों को हमें सेपरेट करना है, तो ये काम कैसे करेगा। हम लेंगे इधर एक बर्नर, सबसे पहले सब में बर्नर ही काम आ रहा है, मतलब सबको अलग करने के लिए तुमने देखा क्या दी जा रही है, आग लगाई जा रही है, आग। ऐसे ही तुम्हारे मित्रता में भी कोई आके आग लगाएगा और तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी, पर तुम टूटने मत देना, ठीक है। ये आता है बर्नर। इसके ऊपर हमने रखा है एक फ्लास्क, लिखता जाता हूँ साथ में, बर्नर फ्लास्क, जिसके अंदर हमने क्या, वो सॉल्यूशन डाल रखा है जिसमें एसीटोन और वाटर प्रेजेंट है। अब इधर आएगा एक डिस्टिलेशन अडेप्टर, ठीक है। डिस्टिलेशन अडेप्टर, ओके। ऊपर हमने लगा दिया थर्मोमीटर, यहाँ ढंग से बन नहीं पा रहा है थर्मोमीटर, ठीक है। इधर हमने लगाया थर्मोमीटर। अब देखो ये काम कैसे करता है, हमने इधर रखा एसीटोन और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। हमने नीचे से दी हीट,
हीट दी तो ये अब इसका टेम्परेचर ऐसे सेट करना है, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 56 और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इन दोनों का इतना इतना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमने पहले क्या किया 56 डिग्री पे इसको सेट कर दिया, इधर थर्मोमीटर लगा रखा है, ये इसी काम का है, ठीक है। इसको हमने किस पे सेट किया 56 डिग्री किया और इसको छोड़ दिया। अब ये यहाँ से क्या एसीटोन करेगा, वेपर बनना स्टार्ट करेगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क के थ्रू होते हुए ऊपर से तो क्लोज कर रखा है हमने, ये किधर जाएगा इधर की तरफ मूव करेगा। अब ये क्या है कंडेंसर है, या इसमें हमने क्या डाल रखा है कूल वाटर डाल रखा है, मतलब ठंडा पानी डाल रखा है। तो ये जैसे ही इधर की तरफ मूव करेगा, जो वो ये वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट था, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आके ये आगे आके हम इसको इधर दूसरे वाले बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही मानो कि कुछ और होता है इसके अंदर जिसका कुछ और बॉइलिंग पॉइंट होता, मान लेते हैं 67 डिग्री होता या 87 होता, तो उन सबको पहले हमने क्या एसीटोन अलग किया, उसके बाद में उसको हम सेट करते 67 पे, तो फिर उसको अलग कर लेते, उसके बाद हम 87 पे ऐड करते, इसको सेट करके 87 वाला वेपर बन के फिर वो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में होके और वो हो जाता क्या सेपरेट हो जाता क्या हो जाता सेपरेट हो जाता, ठीक है। तो ये डिस्टिलेशन ऐसे काम करता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस ठीक ऐसा ही है, सेम टू सेम है, बस उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। चलो फिर से बना देता हूं, जिसको हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का ही भाई है ये, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, इसमें वही बर्नर सब कुछ सेम टू सेम है। अब ये दूसरा प्रोसेस लाया क्यों गया, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों बोला गया, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए बोला गया, जो कि अभी तुम्हें 2 मिनट में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। ये दे दिया बर्नर, बर्नर क्या दे रहा है आग दे रहा है, आग लगा रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमने लगाया था डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है, और इसके ऊपर लगा रखा था हमने थर्मोमीटर। और यहां से निकल के क्या जा रहा था, वो कंडेंसर था हमारे पास, और ये इधर अलग से एक बीकर में हम उसको कलेक्ट कर रहे थे। अब इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस प्रोसेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लगभग सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लेते हैं किसी का 56 है और किसी का 58 है, ठीक है। अब इन दोनों का लगभग सेम है, तो यहाँ पे हमने क्या किया बर्नर से हीट दी, ये फ्लास्क डिस्टिलेशन एडेप्टर, ठीक है, और ये कंडेंसर। अब जैसे ही मैंने इसको 56 पे सेट किया, 56 पे सेट किया, तो जो 56 जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो तो वेपर बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो 58 वाला है जिसका 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो बॉईल होना स्टार्ट होगा, वो भी तो इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इवेपोरेशन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वो ऊपर से लेयर से खुद को अलग करना चाहता है, तो वो इवेपरेट होना स्टार्ट करेगा। तो दोनों के दोनों इवेपरेट होंगे साथ साथ, दोनों के दोनों इवेपरेट होंगे तो दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ क्या डाली, यहाँ बॉल्स डाली हमने। अब ये बॉल्स क्या करेगी,
जिसका 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो इससे टकराएगा जाके, और वो टकराते ही ये कौन से, ये ठंडी बॉल्स हैं, ठीक है। जैसे इनसे टकराएगा वो फिर से किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और वो यहाँ के यहाँ नीचे आ जाएगा। जिसका 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था वो इसके थ्रू पास होके यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आगे और आगे यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कलेक्शन करेंगे हम, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया, नहीं आया? इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या अलग करते हैं, क्रूड ऑयल से हम क्या अलग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब अलग करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस we can separate pure component from impure component by making crystals। क्रिस्टल्स के थ्रू, क्रिस्टल फॉर्म करके हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू प्योर कंपोनेंट बाहर निकाल लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन है वाटर फ्रॉम सी, कि सी से जो हमने पानी लिया उसको नमक अलग अलग कर लेंगे उससे। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे, एक लेंगे बीकर, उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये घुल सकता है, ठीक है। अब इसको करेंगे हीट, फिर से आग लगा दिया, ठीक है। हीट करेंगे, कुछ टाइम बाद में जो इसकी इम्प्योरिटीज हैं लाइक सैंड वगैरह जो भी है वो सारी तो नीचे वैसे ही बैठ जाएगी। अब जो पानी में नमक भी तो होगा, सी वाटर में क्या होता है, नमक होता है। नमक क्या करेगा, वो तो घुल जाएगा जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देंगे तो घुलेगा। जो सी में और सारी इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी, इधर सैंड वगैरह, ठीक है। अब जो सॉल्ट था वो तो इसके अंदर घुल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये बर्नर सब हटा देंगे, और जो ये ऊपर से ये सॉल्यूशन है इसको एक अलग से एक गिलास में रख देंगे, ठीक है। अब हमने डाला, इसको ठंडा होने के लिए रखा, और इसके अंदर एक क्या डाला, थ्रेड डाला, थ्रेड डाल दिया। जैसे 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 ये ठंडा होगा वैसे वैसे जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो क्या करेंगे, पास आने लगेंगे। पास आने लगेंगे तो इस थ्रेड के आसपास आएंगे और इसके पास चिपक जाएंगे, ठीक है, चिपकेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को निकाल लेंगे, सॉल्ट अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। तो ये प्रोसेस ऐसे काम करता है, ठीक है। अब चलो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रुको बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, तो वो देखते हैं हम। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। अब जो भी फिजिकल चेंज जो भी हम करते हैं वो टेम्पररी होता है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इट इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, ठीक है। और इसको हम फिर से वैसा का वैसा कर सकते हैं, ठीक है। जो केमिकल चेंज होता है इट इज
परमानेंट होता है वो तो, एंड इरिवर्सिबल कि उसको वापस से वैसा नहीं बना सकते। ठीक है, जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पररी होता है और वो रिवर्सिबल होता है, जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। अब ये रिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज में कुछ न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो न्यू कंपोनेंट इज फॉर्म, इसके अंदर कोई भी नया कंपोनेंट नहीं बनता है, इसके अंदर नया कंपोनेंट बनता है। इसको करने के लिए, फिजिकल चेंज को करने के लिए हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या तो एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व आउट, या तो निकलेगी या तो उसको देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। फोर्थ इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ वुड। अब देखो, इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें हम कोई वो दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, लेकिन बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलाने में हमें क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। अब इसके आगे इस चैप्टर में है कि जो मैटर है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, मैटर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो प्योर और एक इम्प्योर। ठीक है, प्योर में क्या क्या आता है, प्योर में आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इम्प्योर में आता है होमोजेनियस मिक्सचर, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये तो हो गया, हमने इनके बारे में पूरी डिटेल वाइज स्टडी कर ली और इनको कैसे कैसे अलग करना है ये भी पढ़ लिया। अब ये आता है मैटर के अंदर प्योर वाला पार्ट, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को तीन में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हमने अभी तक यही पढ़ा है। ठीक है, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, और मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं जो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कभी नहीं करते हैं। अब ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, और ये प्योर फॉर्म में होते हैं, Zn ले लो, कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, ये सारे प्योर फॉर्म में है, क्योंकि ये सारे के सारे, इसके अंदर सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, जिंक के होंगे। अब कंपाउंड्स पे आते हैं, कंपाउंड्स भी तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। अब ये क्या होते हैं, ये भी इम्प्योर नहीं होते हैं। कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन
और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, जिसको हमने फर्दर क्लासीफाई 3 में किया है, एसिड, बेसिस और सोल्ट। एसिड्स का एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, HCl। इसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन के ही पार्टिकल्स होंगे। इसमें हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन 3 के पार्टिकल्स होंगे, पर ये प्योर फॉर्म में है, तो इसको एसिड्स बोल दिया गया है, जिसमें H+ आयंस देता है। जो भी वाटर में घुलने के बाद जो H+ आयंस देगा उसको बोलते हैं एसिड। वाटर में घुलने के बाद में जो OH- आयन देगा, जैसे कि NaOH, तो ये OH- आयन देगा, तो इसको बोलेंगे बेस। अब आती है बात सॉल्ट के। सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं NaCl, KCl एक्सेट्रा। तो देखो, हमने मैटर को पढ़ा, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर में आ गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। अब जो ये तो इम्प्योर का तो तुमने 9th क्लास में पढ़ लिया है, जो प्योर का है वो तुम कब पढ़ोगे, आगे 10th क्लास में पढ़ोगे। 10th क्लास में 2nd एंड 3rd चैप्टर यही है, एसिड, बेसिस, सॉल्ट। और 3rd चैप्टर है मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, तो इसकी डिटेल वाइज स्टडी हम वहाँ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर तुम्हारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो जो भी बच्चा अभी तक ये नहीं पढ़ा है या इस चैप्टर की सारी क्लासेस नहीं लिया है, वो अभी स्टार्ट कर सकता है। ज़्यादा क्लासेस रिकॉर्ड नहीं की है, 4 से 5 क्लासेस है, तो तुम आराम से इसको कर सकते हो और फिर तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। तुम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, खुद के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।